हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि हमारी अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज है। जैसे कि नर्सिंग ऑफिसर अभी ईएसआई नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट अभी निकली हुई है, एम्स का आने वाला है अप्रैल के अंदर। उन सब के लिए आज के जो भी क्वेश्चन होंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलें तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि आपके पास स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें एग्जामिनर ने हमसे क्या पूछा, देखिए। डिस्टेंशन ऑफ रीनल पेल्विस कॉज बाय ऑब्स्ट्रक्शन टू नॉर्मल यूरिन फ्लो। क्या पूछा है, देखिए। डिस्टेंशन ऑफ रीनल पेल्विस कि रीनल पेल्विस के अंदर क्या हो गया, डिस्टेंशन हो गया। ठीक है, पूरा एग्जाम डायग्राम के साथ आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है। रीनल पेल्विस के अंदर क्या हो गया, डिस्टेंशन हो गया। और रीनल पेल्विस के अंदर जो डिस्टेंशन हुआ है, रीनल पेल्विस के अंदर जो डिस्टेंशन कोज हुआ है, वो क्यों हुआ है, कोज हुआ है, किस वजह से कोज हुआ है? ऑब्स्ट्रक्शन इन नॉर्मल यूरिन फ्लो। नॉर्मल यूरिन के अंदर फ्लो, नॉर्मल यूरिन का जो फ्लो था उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, उस वजह से वहां पर क्या हो रहा है। ठीक है, उस वजह से वहां पर क्या हुआ है, डिस्टेंशन, रीनल पेल्विस का डिस्टेंशन होता जा रहा है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस देखिए। रीनल फेलियर, सेकेंड ऑप्शन है रीनल कैल्कुलाई, थर्ड ऑप्शन है हाइड्रोनेफ्रोसिस, और फोर्थ ऑप्शन है पॉलीसिस्टिक किडनी, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ये चार ऑप्शन हमें दिए गए और हमें ये पूछा गया है कि रीनल पेल्विस का क्या हो रहा है। रीनल पेल्विस का डायलेशन हो रहा है। डायलेशन मान लो या आप बोल दो इसको डिस्टेंशन। क्या हो रहा है, डिस्टेंशन हो रहा है। ठीक है, रीनल पेल्विस का क्या हो रहा है, डिस्टेंशन हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, आपको रीनल पेल्विस के बारे में बताना चाहूंगा। रीनल पेल्विस की अगर आप स्टूडेंट्स बात करते हो, जैसा कि आप अभी डायग्राम, अभी एक इमेज देख रहे हो, आप एक इमेज देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। तो देखिए, एक साइड की जो रीनल पेल्विस है, एक साइड का जो हमारा रीनल पेल्विस है, ठीक है, एक साइड का हमारा जो रीनल पेल्विस है, ये देखो, येलोइश कलर वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, येलोइश कलर का जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, उस पार्ट में आप देखोगे कि इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, डायलेशन हो रहा है। रीनल पेल्विस के अंदर क्या हो गया, डायलेशन हो गया। चाहे वो किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, यूरिन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, उस वजह से वहां पर क्या हुआ है। ठीक है, वो उस वजह से वहां पर क्या किया, क्या कोज हो गया, वहां पर आपका डायलेशन हुआ है। वहां पर क्या हो गया, किडनी का डायलेशन। जैसे कि आप बात करें, हम इस प्रकार से बनाते हैं, सॉरी, ये यूरेटर यहाँ से निकलता है इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से जाकर के यूरिनरी ब्लेडर के अंदर कनेक्ट हो जाता है एक साइड की। तो रीनल पेल्विस की बात करोगे, रीनल पेल्विस की अगर आप बात करोगे स्टूडेंट, तो रीनल पेल्विस की अगर बात करें तो ये वाला जो एरिया होगा वो रीनल पेल्विस के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, किसी भी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, जिस वजह से वहां पर क्या होने लग गया है, जो यूरिन है वो अक्यूमुलेटेड हो गया। यूरिन क्या हो गया, अक्यूमुलेटेड हो गया। और यूरिन अक्यूमुलेटेड होने की वजह से वहां पर क्या हो रहा है, जो यूरिन किडनी ने बनाया था वो वापस किडनी के पास जा रहा है। तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, जिसके अंदर यूरिन का बैक फ्लो होता है और किडनी डायलेट हो जाती है, किडनी के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, किडनी स्वेलोन हो जाती है, किडनी का डायलेशन या डिस्टेंशन होता है। तो वो कंडीशन कौन सी कंडीशन है, वो कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, आप देखोगे जैसा कि नाम से यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि हाइड्रोनेफ्रोसिस, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस जो कंडीशन मैंने अभी आपको एग्जांपल, ये डायग्राम के थ्रू मैंने आपको भी समझाया है, वो उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब होता है यूरिन के फ्लो के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होता है, और चाहे वो स्टोन हो सकता है, ठीक है, चाहे वो ट्यूमर हो सकता है, किसी भी रीजन की वजह से यूरिन का फ्लो अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है और यूरिन का बैक फ्लो करके यूरिन वापस किडनी के अंदर जा रहा है, यूरिन वापस कहाँ जा रहा है, किडनी के अंदर जा रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, किडनी का जो रीनल पेल्विस है, जहां पर पेल्विक, पीयूजे बोलते हैं इसको, पीयूजे पेल्विक, सॉरी, पेल्विक यूरेट्रो जंक्शन, पेल्विक यूरेट्रो जंक्शन, इसको हम बोलते हैं पीयूजे, पीयूजे जंक्शन। यहाँ पर क्या हो जाता है,
डायलेशन हो जाता है और इस डायलेशन होना शुरू हो जाता है पीयूजे के ऊपर, और ऊपर किडनी के अंदर यूरिन का क्या होता है, बैक फ्लो, जिसकी वजह से किडनी के अंदर क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। तो वो कंडीशन कहलाती है आपकी हाइड्रोनेफ्रोसिस, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। बाकी अगर आप रीनल फेलियर की बात करो, रीनल फेलियर की अगर आप बात करो तो टोटल लॉस ऑफ फंक्शन, टोटल लॉस ऑफ रीनल फंक्शन, रीनल फेलियर के अंदर तो क्या होगा, टोटल लॉस ऑफ रीनल फंक्शन, जो रीनल जो किडनी के जो फंक्शन है, फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन है, ठीक है, इरिथ्रोपोइटिन का जो प्रोडक्शन है, वो सारे के सारे फंक्शंस लो जाते हैं, उसे बोलते हैं रीनल फेलियर। या यूरिन बनाना किडनी स्टॉप कर देती है, बंद कर देती है, चाहे वो किसी भी रीजन की वजह से, चाहे वो अक्यूट होगा चाहे वो क्रोनिक होगा, उसे बोलते हैं रीनल फेलियर। रीनल कैलकुलाई का मीनिंग मैं आपको बताना चाहूँ तो रीनल कैलकुलाई का मतलब होता है किडनी के अंदर स्टोन इन किडनी, स्टोन फॉर्मेशन हो जाते हैं, स्टोन फॉर्मेशन इन किडनी। और नॉर्मली किडनी के अंदर ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट Ca+, कैल्शियम ऑक्जेलेट के जो स्टोन है वो सबसे ज़्यादा होते हैं, याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट के। और गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर के अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल के स्टोन है वो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। गॉल ब्लैडर के अंदर कौन से स्टोन आपको देखने को मिलेंगे, कोलेस्ट्रॉल के स्टोन आपको देखने को मिलेंगे। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज क्या होती है, अगर पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज की अगर आप बात करोगे, ठीक है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, किडनी डिजीज, तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है। इस पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होता रहता है। साथ के साथ इसमें क्या होता है, सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है, सिस्ट का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है इनटू द किडनी। किडनी के अंदर क्या हो जाता है, सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर क्या होता है, किडनी का एनलार्जमेंट होता है, एनलार्जमेंट ऑफ किडनी, किडनी का एनलार्जमेंट होता है, एंड लॉस ऑफ फंक्शन, लॉस ऑफ रीनल फंक्शन, वहाँ पर रीनल फंक्शन है वो पूरी तरह से लॉस हो जाता है। तो ये होती है अपनी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। आई होप आप लोगों को पहला क्वेश्चन आज का समझ में आया हो। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। नेक्स्ट वन है कि व्हाट केयर हैज़ बीन टेकन बाय ए पेशेंट आफ्टर मैस्टेक्टोमी। स्टूडेंट्स, पूछा गया है कि मैस्टेक्टोमी के बाद, मैस्टेक्टोमी के बाद एक पेशेंट को क्या केयर लेनी चाहिए, या किन किन बातों का एक पेशेंट को क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, ये इसमें हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो अब देखिए ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शंस की अगर अब बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट वन ऑप्शन क्या कह रहा है, टेक बीपी ऑन द हैंड, टेक द बीपी, ब्लड प्रेशर हमें चेक करना है जिस हाथ की, जिस साइड की मैस्टेक्टोमी हुई है उसी साइड के हाथ से, ठीक है। ईटिंग लॉट्स ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, लॉट्स ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स ईट करने, सॉरी, डू गार्डनिंग, गार्डनिंग करनी है, या फिर अवॉइड स्ट्रेनियस एक्टिविटी, या फिर क्या करना है, अवॉइड स्ट्रेनियस एक्टिविटी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही ऑप्शन है, जो एक पेशेंट को आफ्टर मैस्टेक्टोमी के बाद, ब्रेस्ट रिमूवल के बाद करना चाहिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैस्टेक्टोमी क्या होता है। मैस्टेक्टोमी का मतलब होता है स्टूडेंट्स रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट, रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट। अगर किसी वुमन के अंदर, किसी फीमेल के अंदर ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया जाता है, उसे उसे बोलते हैं अपन मैस्टेक्टोमी। और मैस्टेक्टोमी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना होता है। ठीक है, अब ध्यान रखने की अगर आप बात करो, केयर की अगर आप बात करो कि कौन कौन सी ऐसी केयर है जो मैस्टेक्टोमी के बाद एक पेशेंट को देनी चाहिए, तो उसमें हम बात करें तो फर्स्ट वन जो चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है, पहला ऑप्शन देखते हैं, टेक बीपी ऑन द हैंड। ठीक है, तो जब भी मैस्टेक्टोमी के बाद आप पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करते हो, तो आपको कभी भी जिस साइड की मैस्टेक्टोमी हुई है, जिस साइड की ब्रेस्ट को रिमूव किया गया है, उस साइड के हाथ से कभी भी आपको ब्लड प्रेशर नहीं लेना है। तो ये एक ऑप्शन तो हो गया आपका गलत। ठीक है, ये ऑप्शन तो हो गया आपका गलत। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि ये क्या करेगा, स्टॉप वेनस रिटर्न, वेनस रिटर्न, वेनस रिटर्न एंड ब्लड फ्लो। ये उस पर्टिकुलर हाथ का जो
हाथ का या पर्टिकुलर उस साइड का वीनस रिटर्न है उसको क्या करेगा, स्टॉप करेगा, ठीक है, और ब्लड फ्लो को क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, ब्लड फ्लो को क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। अब इसकी वजह से अगर मान लीजिए आप बार बार उसी हाथ से ब्लड प्रेशर चेक करते हो तो क्या हो जाएगा, एनलार्जमेंट, enlargement of axillary veins, axillary and extremity veins, उस साइड की जो वेन है उनके अंदर एनलार्जमेंट हो जाएगा, और वहां पे क्या हो जाएगा, लिम्फ नोड एनलार्जमेंट, लिम्फ नोड एनलार्जमेंट, ठीक है। तो इन सबको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें उस हाथ जिस साइड की ब्रेस्ट को रिमूव किया गया है उस साइड के हाथ से कभी भी बीपी चेक नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है ईटिंग लॉट्स ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। यहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स का इतना कोई मेजर रोल नहीं होता। हमें पेशेंट को एडवाइस करना है कि आपको विटामिन सी, आपको क्या करना है, विटामिन सी रिच फूड ज़्यादा लेना है। क्यों लेना है विटामिन सी रिच फूड, क्योंकि विटामिन सी, जैसा कि आप सब स्टूडेंट्स जानते हैं कि विटामिन सी क्या करती है, कोलेजन फाइबर्स की ग्रोथ में हेल्प करती है, और कोलेजन फाइबर्स की अगर ग्रोथ होगी तो जो वुंड था मैस्टेक्टोमी की वजह से जो वुंड बना है पेशेंट का, सर्जिकल जो वुंड था वो इजीली क्या हो जाएगा, भर जाएगा, क्लोज हो जाएगा, उसकी अच्छी सी हीलिंग हो जाएगी। इट प्रमोट हीलिंग, प्रमोट हीलिंग, ये हीलिंग को क्या करती है, प्रमोट करती है, विटामिन सी, ठीक है। नेक्स्ट वन है डू गार्डनिंग। अगर आप उसी हाथ से गार्डनिंग करोगे तो वहां पर क्या है, आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे, ठीक है, अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। गार्डनिंग एक बहुत ही एक्सट्रेनियस एक्टिविटीज है तो वो हमें नहीं करनी है, ठीक है। साथ के साथ ये ऑप्शन मेस्टेक्टोमी के बाद कभी भी नहीं करना है, ठीक है, गार्डनिंग नहीं करने देना है, डेयरी प्रोडक्ट्स का इतना कोई रोल नहीं होता है, बीपी उस हाथ से नहीं लेना है, ठीक है। हमें क्या करना है, अवॉइड स्ट्रेनियस एक्टिविटीज। हमें पेशेंट को यही एडवाइस करना है कि आपको स्ट्रेनियस, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्टिविटीज़ है वो उस हाथ से नहीं करनी है। आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बार बार उसी हाथ को सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हो अपनी डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में और अदर वर्क करने में, और यहाँ बहुत ज़्यादा अदर वर्क आप कर रहे हो, तो उसके लिए, उससे प्रिवेंट करने के लिए हमें पेशेंट को एडवाइस करना है कि आप स्ट्रेनियस एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा हैवी एक्टिविटीज़ नहीं करोगे। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट वन क्वेश्चन, नेक्स्ट वन क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, देखिए। फार्मर्स लंग्स इज मैनिफेस्टेड ड्यू, कि किसकी वजह से फार्मर्स लंग्स है वो हो जाते हैं, वो फार्मर्स लंग, ये क्या है, एक ऑक्यूपेशनल डिजीज है, ऑक्यूपेशनल डिजीज है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि फार्मर्स डिजीज है वो किस वजह से होती है। तो ये सारी लगभग ऑक्यूपेशनल डिजीज है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं कॉटन फाइबर, कि कॉटन फाइबर से फार्मर्स लंग, नहीं जी, कॉटन फाइबर से फार्मर्स लंग नहीं होते। यहाँ पे डिजीज होती है बाइसिनोसिस, यहाँ पे डिजीज होती है बाइसिनोसिस। जब जो कॉटन फैक्ट्रीज में काम करते हैं, कॉटन का काम जो कॉटन फैक्ट्रीज के अंदर काम करते हैं, उनके अंदर क्या होता है, जो कॉटन के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है उनकी स्वेलिंग, जो हर इनहेल के साथ उनके अंदर लंग्स में चले जाते हैं, और वहाँ पे इकट्ठा होकर के वो कॉटन फाइबर्स वाले बाइसिनोसिस, जो एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, जो क्या एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, वो कोज कर देते हैं, ठीक है। पोलन की बात करें तो पोलन से क्या होता है, एलर्जिक, एलर्जिक राइनाइटिस एंड अस्थमा। पोलन, पोलन का मतलब होता है जो पुकेसर होती है, जो भी फूलों के ऊपर पुकेसर होती है, वो जैसे ही वो नीचे गिरती है तो हवा में फ्रीली ट्रेवल करती है, जिस वजह से जब भी कोई पेशेंट है, जो जो इंडिविजुअल है, वो अगर सांस के साथ उनको इनहेल कर लेता है तो उसमें क्या कर सकती है, वो डिजीज कोज कर सकती है। तो ये भी है, ये भी नहीं होगा, ये एलर्जिक राइनाइटिस। फार्मर्स लंग की बात करें, लीड पार्टिकल्स की अगर आप बात करो तो लीड पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग हो जाएगी, लेड पॉइजनिंग हो जाती है अगर लेड पार्टिकल्स की बात करेंगे। तो ये भी नहीं है, बचा हुआ हमारा एक ही ऑप्शन, वो ऑप्शन है ग्रेन डस्ट। वो ऑप्शन क्या है, ग्रेन डस्ट। ग्रेन डस्ट, अगर आप ग्रेन डस्ट बार बार इनहेल कर रहे हो तो उस वजह से पेशेंट के अंदर कौन से डिजीज होने के चांसेस होते हैं, फार्मर्स लंग्स। याद रखना, फार्मर्स लंग किसकी वजह से होता है, ग्रेन डस्ट की वजह से, ठीक है। शुगर केन के पार्टिकल्स को इनहेल करने की वजह से कौन सी डिजीज होती है, बगागोसिस, ठीक है स्टूडेंट। तो ये है ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स वो डिजीज होती है जो हमारे काम करने के तरीकों से होती है। जैसे अब ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स, अगर नर्सिंग के ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स की मैं बात करूं, ठीक है,
ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स इन नर्सिंग, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स इन नर्सिंग। अगर नर्सिंग के ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स की बात करें तो HIV होने का काफ़ी ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि नीडल स्टिक इंजरीज है। कोई मान लीजिए कोई पेशेंट है जिसका वायरल मार्कर्स है या उसके हेपेटाइटिस HIV की जांच नहीं हुई, उस पेशेंट को नीडल आपने इंजेक्शन लगाया सॉरी, उसके बाद वो नीडल आपको लग गई है, प्रिक हो जाती है, तो उसमें HIV है, हेपेटाइटिस है, ठीक है, HCV है, ये सारे डिजीज कंडीशंस हैं वो आपको होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, ये सारी डिजीज होती है। साथ के साथ रेस्पिरेटरी की अगर बात करें तो रेस्पिरेटरी में आपको सबसे कॉमन है TB, ये होने के चांसेस होते हैं। ये नर्सिंग केयर करते हैं, अगर आपने थोड़ी सी भी चूक होती है, मास्क नहीं लगाते, उस कंडीशन के अंदर आपको इजीली TB वगैरह होने के चांसेस होते हैं। तो ये क्या है, नर्सिंग के ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स हैं। नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स टू हीट एप्लीकेशन, की एक हीट एप्लीकेशन कर रहे हैं अपन, हीट एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो हीट एप्लीकेशन जब हम कर रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर उसका फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए, फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए। तो हीट एप्लीकेशन की अगर बात करें तो नॉर्मली टेम्परेचर होता है वो कितना होता है हीट एप्लीकेशन के अंदर, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 115 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हमें टेम्परेचर यूज़ करना होता है जब भी हम हीट एप्लीकेशन कर रहे हैं, ठीक है। और ये दो प्रकार का होता है, ड्राई हीट एंड मोइस्ट हीट, ठीक है जी स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हमें बताना है कि इसका फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स क्या होगा। तो ऑप्शन देखिए, वेजोकंस्ट्रिक्शन, वेजोडाइलेशन, सीवरिंग और लोकल एनेस्थीसिया, ये चारों ऑप्शन हैं, इनमें से एक ऑप्शन सही है, वो हमें पकड़ना है। कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए इसमें जो राइट ऑप्शन होगा, जो हीट एप्लीकेशन की वजह से जो फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स निकल करके आता है, वो क्या निकल करके आता है, वो आता है स्टूडेंट्स वेजो डायलेशन। नॉर्मली हीट एप्लीकेशन की वजह से क्या होता है, वेजो डायलेशन होता है। और नॉर्मली इसकी जो टाइमिंग होती है एप्लीकेशन की, टाइमिंग होती है वो होती है 15 to 30 मिनट, 15 से 30 मिनट तक ही ये करना होता है। अगर आप इसके बियॉन्ड जाते हो तो इसके जो फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स है उसके जस्ट अपोजिट रेस्पॉन्स आने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हमें जब भी हम हीट एप्लीकेशन कर रहे हैं तो उस समय इस बात का हमें ध्यान रखना होता है। बाकी तीनों ऑप्शन देखते हैं, वेसोकंस्ट्रिक्शन, सीवरिंग और लोकल एनेस्थीसिया, ये आपके कोल्ड एप्लीकेशन के क्या है, ये फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स है। जब भी आप ठंडा लगाओगे तो वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाता है, जैसे कि अभी सर्दियाँ चल रही हैं या सर्दियाँ जाने वाली है, ठीक है। थोड़े दिनों पहले अगर हम जनवरी फरवरी की बात करें तो आप अपने हाथ की जो वेल्स थी वो भी काफ़ी सिकुड़ी हुई देखोगे, ठीक है। आप फील कर पाते होंगे, देखा होगा आपने कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती होगी हमें जब भी हम कैनुला इंसर्ट करते हैं, तो क्योंकि ठंड की वजह से वेन्स क्या होती है, कंस्ट्रिक्ट रहती है। शिवरिंग ठंड की वजह से ही लगेगी, शिवरिंग होगी। लोकल एनेस्थीसिया आपने देखा होगा, कुछ ऐसे सेंटर्स होते हैं, हेल्थ केयर सेंटर होते हैं, जहाँ पे क्या होता है, एक्सेसिव कोल्ड को अप्लाई करके लोकल एनेस्थीसिया वो दिया जाता है। आप नॉर्मली अगर प्रैक्टिकल करके देखना चाहो तो अपने हाथ में थोड़ी देर के लिए आप बर्फ़ को रख के देखिए, 10 मिनट 5 मिनट जो भी है जितना आप रख सको, उसके बाद आप देखो आपको सेंसेशन है वो कुछ देर के लिए सेंसेशंस हैं वो फील नहीं होंगे। तो ये क्या है, वेजोडाइलेशन एक हीट एप्लीकेशन का फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स है। नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द लॉन्गेस्ट वेन इन द ह्यूमन बॉडी, की ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट वेन कौन सी है। देखिए नॉर्मली लॉन्गेस्ट वेन होती है वो होती है लेग्स के अंदर प्रेजेंट होती है, लेग के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो अब लेग के अंदर बात करें तो फीमोरल वेन है, ये तो सिर्फ फीमोरल पार्ट के ऊपर प्रेजेंट होगी। इलियक वेन है वो लेग के अंदर नहीं, ऊपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमिनल के अंदर प्रेजेंट होगी। पॉप्लिटियल होगी वो पोस्टीरियर टू नी, पोस्टीरियर टू नी जॉइंट, पोस्टीरियर टू नी जॉइंट, नी जॉइंट के पोस्टीरियर के अंदर प्रेजेंट होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेटेस्ट सिफेनियस वेन, ग्रेट सिफेनियस वेन। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हम कहीं ग्राफ्ट लगाते हैं, वेनस ग्राफ्ट, या हमें कोई भी ब्लड वेसल्स का ग्राफ्ट, मोस्ट कॉमनली इसको ग्राफ्ट के लिए यूज़ किया जाता है, ग्राफ्ट के लिए, ठीक है, ग्राफ्ट के लिए ब्लड वेसल्स का, कोई वेसल्स का ग्राफ्ट लगाना होता है। जब भी आपको कहीं ब्लड वेसल्स का ग्राफ्ट लगाना होता है तो ग्रेट स्पेनियस वेन को हम जब से ज़्यादा इसी से ग्राफ्ट लेते हैं और इसी का यूज करते हैं। बाकी तीनों ऑप्शन है वो इसके रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सोशियोलॉजी से दिख रहा है,
विच इज़ ए प्राइमरी ग्रुप, कि प्राइमरी ग्रुप कौन सा होता है। तो जब भी आप प्राइमरी ग्रुप की बात करोगे, आप सब जानते हो इसका, आप देखते ही आप आंसर क्लिक कर सकते हो। तो इसका जो प्राइमरी ग्रुप होता है, एक फैमिली हर इंडिविजुअल का प्राइमरी ग्रुप होता है। पहला ग्रुप, पहला कैसे कहते हैं ना कि भाई सबसे ज़्यादा पहली शिक्षा कहाँ मिलती है, तो परिवार के अंदर ही मिलती है। ग्रुप तो बाद में बनाना सीखता है, फ्रेंड सर्किल तो जब वो परिवार के बाहर निकलता है तब सीखता है। जब तक वो बच्चा फैमिली में रहता है तो उस समय उसके लिए फैमिली उसका क्या है, पूरा संसार होता है, पूरा परिवार होता है। फैमिली उसके लिए सब कुछ होती है। तो फैमिली क्या है, एक प्राइमरी ग्रुप है। फैमिली इज ए प्राइमरी ग्रुप। सोशल वर्क, स्टूडेंट ग्रुप तो जब वो बच्चा स्कूल जाएगा तब बनेगा। सोशल ग्रुप वो सोसाइटी के अंदर इन्वॉल्व होगा तब बनेगा। और लेबरियस ग्रुप का मतलब हो गया जब वो जॉब करेगा तब बनेंगे। तो ये है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कि फैमिली है वो क्या होती है, एक इंडिविजुअल का प्राइमरी ग्रुप होती है। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं एमसीक्यू सीरीज आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रही होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।